आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800-180-6002। नमस्कार। डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ जैन। हेलो डॉक्टर शो में आज का हमारा विषय है महिला स्वास्थ्य, जागरूकता, सावधानी और समाधान। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश जैन जी। आप वरिष्ठ गायनाकोलॉजिस्ट हैं और लगभग 18 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। दोस्तों, हम चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ये कार्यक्रम YouTube पर लाइव प्रसारित हो रहा है, जहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिखकर डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2704098 और 2704999। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गायनाकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और इनका रोल क्या होता है? सर, गायनाकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कि प्रजनन स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ विमेन की, उनको देखते हैं। ये शुरू होता है 13-14 साल की उम्र से, जब से मासिक धर्म शुरू होता है और चलता है मीनोपॉज तक। तो मीनार्की से मीनोपॉज हमारे यहाँ कहा जाता है, उसे गायनाकोलॉजिस्ट देखते हैं। सर, देखा जाता है कि आमतौर पर महिलाएं डॉक्टर के पास तभी जाती है जब उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास महिला को किस समय आ जाना चाहिए? क्या स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है? सर, यूजुअली जो हमारे देश में ऐसा है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पे बहुत ही कम ध्यान देती हैं। और जैसे कि हमारा देश त्योहारों का देश है, तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग देखते हैं कि चलो पहले शादी निपटा लें या त्यौहार निपटा लें, उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें आपको जब भी कोई कुछ साइंस हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी। और रूटीनली भी साल में एक बार, जैसा कि आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो गया है कि हर कंपनी या बैंक्स या कोई भी साल में एक बार एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो यूजुअली अपने को साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जी जी। सर, समय पर जो जांचें हैं वो कितनी ज़रूरी है? क्योंकि लोग इसमें बहुत डिले कर देते हैं कि इसको और खींच लें, थोड़ा और खींच लें। तो क्या टाइम आपके अकॉर्डिंग ठीक है कि जब तक हमें जांच करा लेनी चाहिए? सर, 40 के बाद एक साल में एक बार एक एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि नॉर्मल कई सारी जांचें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और यूजुअली भी हमें साल में एक बार कुछ कुछ जांचें कराते रहना चाहिए कि हो सकता है लेडीज़ में क्या होता है कि कुछ बीमारियां होती है जो जल्दी पकड़ में आ जाए तो उनका समाधान, उनका इलाज बहुत ईजी है। लेकिन अगर अपन इसे लेट पकड़ते हैं या लेट डायग्नोज होती हैं तो फिर उसका इलाज थोड़ा मुश्किल। जी जी। तो सर, समय पर जांच कराना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार जैसे लोग, अभी मैंने पूछा कि लेट हो जाते हैं, तो कितना डिले इसमें चल सकता है कि शुरुआती स्टेजेस क्या हैं कि नहीं, अब तो दिखाना ही है? सर देखिए, जैसे कि हर एज का अलग बीमारी है। जैसे कि अपन शुरुआत करते हैं टीनेज से, जो यंग गर्ल्स आजकल आ रही हैं, तो उसमें आजकल पीसीओडी बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसे कहते हैं। तो उसके कुछ साइंस हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ साइंस हैं वो आपको दिखने लगे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जी। जैसे कि पीसीओडी में ऐसा होता है कि मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वजन बढ़ने लग जाता है, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं। हाँ। तो जब बच्चों को ऐसा लगने लग जाए कि एक महीना चलो ठीक है पीरियड गड़बड़ आ गया, लेकिन अगर 2-3 महीने ऐसा चल रहा है, पीरियड्स डिले हो रहे हैं, ओवरड्यू हो रहे हैं, आपका वजन अचानक से बढ़ने लग रहा है, तो फिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी सर, इसमें एक वर्ड और आता है पीसीओएस। तो पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंस है? सर, लगभग सेम सी चीज़ें हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन तीन चीज़ों को मिला के बोला जाता है कि जब आपकी सोनोग्राफी में गांठें दिख रही हों अंडेदानी में और चेहरे पे बाल आने लग जाएं और वेट गेन हो जाए, तो इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब अपनी लाइफस्टाइल अच्छी होती थी, अपन जंक फूड नहीं खाते थे, अपन एक्सरसाइज करते थे, या कहते हैं खेतों में काम करते थे, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होती थी, तो 10 में से करीब एक को ये बीमारी या पीसीओडी होता था। लेकिन आज जो अपना लाइफस्टाइल है, अपन पूरे टाइम मोबाइल में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रात को लेट सोते हैं, सुबह कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ योगा नहीं है,
तो ऐसी फीमेल्स में ये चीज़ें, जंक फूड बहुत है, ऐसी फीमेल्स में आजकल पीसीओडी बहुत होने लगे। तो पहले जो 10 में से 1 को मिलता था, वो आजकल 10 में से 4 को मिलना हमारे ओपीडी में कॉमन है। सर आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, तो जैसा भी आपने कहा कि लोग बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं फ़ोन का यूज़ करना या डिस्टर्ब उनकी लाइफस्टाइल है, तो उसमें क्या उन्हें करना चाहिए कि वो इन चीज़ों से बच सकें? सर आजकल तो अब यही चल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा अपने को नुकसान कर रहा है वो मोबाइल है। जी। तो मुझे लगता है कि आपके मोबाइल को है ना, स्क्रीन टाइम आपको रिड्यूस कर देना चाहिए। हार्डली हाफ एन आवर टू 1 आवर अगर आप एट द मोस्ट यूज़ करें। बाकी जितना भी टाइम अपन सेडेंटरी लाइफस्टाइल यूज़ करें, उसकी जगह अपन बाहर खेलने जाएँ, वॉक करें, लोगों से मिलें। क्योंकि पीसीओडी का एक रीज़न तनाव भी है, स्ट्रेस भी है, जो आजकल हम देखने लग रहे हैं कि बच्चे जो हमारे ओपीडी में आ रहे हैं वो बहुत पैनिक उसमें कंडीशन में आते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ में भी उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं हो गई है। और ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, नेट पे चीज़ें देखते हैं। सोशल मीडिया में अब एआई आ गया है, तो एआई में क्या होता है, जब आपने कोई भी एक चीज़ देखी, जैसे आपने लिखा पीसीओडी या आपने किसी से बात की, तो आपको पीसीओडी की रील्स भेजने लग जाएगा। फिर आप वो रील्स देखते देखते आपको लगने लग जाता है कहीं ये मुझे तो नहीं हो गया है। हाँ। फिर आप सिम्टम्स देखने लग जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी आप तो वो आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। सर इसमें मेरे एक सवाल और ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे आजकल सब चीज़ें अवेलेबल है जी, वो किस हद तक ऑथेंटिक है? क्योंकि अगर वो प्रमाणिक सोर्स से नहीं है और आपने पढ़ के वो चीज़ आप अप्लाई करने लगे, फॉलो करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दे सकती है। सर बहुत नुकसान है, क्योंकि अब हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो सारे गूगल करके, सोशल मीडिया करके ही आ रहे हैं। जी। और मतलब हमें जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे एंसेस्टर्स ने सिखाया था कि घर में एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, हम अभी भी उसी में बिलीव करते हैं कि आपके कोई ना कोई एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जिससे आप ये सब चीज़ें कंसल्ट कर सकें। जी। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनसे बात कर सकें। कभी ऐसा नहीं देखना चाहिए कि जो गूगल पे मिल रहा है या आपको जो सोशल मीडिया मिल रहा है वो सारी चीज़ें सही है, क्योंकि अब एआई और आ गया है। अब आप ऐसी रील्स भी देख सकते हैं कि मैं कभी भी किसी भी बड़े आदमी के साथ फ़ोटो बैठ के डाल सकता हूँ और मैं कुछ भी वीडियो बना सकता हूँ। ज़्यादातर लोग उसके नीचे लिखा हुआ एआई जनरेटेड नहीं पढ़ते, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब जैसे मैं आपको कल का एग्जाम्पल देता हूँ कि एक 40 साल की महिला मेरे पास आई और बोली कि मेरे सर बहुत दिन से इरेगुलर ब्लीडिंग थी और मैंने उसमें देखा है कि मुझे है ना यूट्रस का कैंसर हो गया। मैंने कहा आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? बोले कि जो साइंस सिम्टम्स इसमें लिखे हुए हैं, हाँ, चैट जीपीटी पे या जिस पे भी, वो सब मेरे उसमें है। फिर मैंने कहा आप एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड करवाइए, सोनोग्राफी, अगर उसमें कुछ आता है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उन्होंने वो करवाया और कुछ भी नहीं था। तो उनका पैनिक लेवल 2 दिन में, 4 दिन में, अभी जैसे ही होली गई है तो 4 दिन पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी कम थी, और तो वो इतना पैनिक हो गए थे। और वो जैसे ही कल आए और एकदम उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मैंने इतना सीरियसली ले लिया। जी 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 जी। तो सर इसमें ये भी हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 या 4 पेशेंट्स हैं जी, अब वो पर्टिकुलर चीज़ उस पर सर्च कर रहे हैं, तो आंसर तो वो वही देगा सेम जी। अब सब लोगों के लिए क्या वो मेडिसिन या वो जो भी ट्रीटमेंट अपना बता रहे हैं वो मे भी कारगर साबित हो नहीं हो? क्योंकि फॉर एग्जांपल एप्पल हो सकता है एक पेशेंट को सूट करे बट दूसरे को ना करे। जी जी जी। तो इस संबंध में आपको क्या लगता है? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल चैट जीपीटी या एआई या फिर सोशल मीडिया है, इस पे अपन बेसिक चीज़ अगर कुछ लेते हैं तो वो ठीक है। जैसे किसी ने आपको बोला कि मान लीजिए कि बुखार हो रहा है, तो बुखार में कोई भी आपको बता सकता है कि यार पैरासीटामोल ले लो, सिंपल बुखार की कोई गोली ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे पूछने लग रहे हैं कि मुझे पैरासीटामोल का 10 दिन का डोज बताएं, मुझे 7 दिन का बताएं, मुझे कौन से मिलीग्राम लेना है, और ये वो हानिकारक है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आप जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए या आपका बुखार नहीं उतर रहा है और फिर भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़ लेना या कोई भी मेडिसिन लेना किसी हद तक ठीक नहीं है? सर हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए। जी, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट होती है ना, तो बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेट होती है उसमें। अपन को ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, अपन कर लेंगे, हो जाएगा, मेडिसिन ले लेंगे, 5 दिन की एंटीबायोटिक ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एंटीबायोटिक्स अपन लोग इतनी ले रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी बैन है। आप डायरेक्ट एंटीबायोटिक नहीं ले सकते बिना किसी डॉक्टर की उसके। जी 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 जी। बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आप कोई दवाई भी नहीं ले सकते। जी। तो जो एआई है और इस पर आप पढ़ के चीज़ कर रहे हो तो बहुत दूर की बात है। सर आजकल एक आम चीज़ सुनने में आती है इरेगुलर पीरियड्स, जो कि कम एज की लड़कियों को भी होने लगा है। जी जी। तो ये क्यों हो रहा है और क्या वजह है कि ये बढ़ता जा रहा है? सर इरेगुलर पीरियड्स जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है। हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल यंग गर्ल्स या फिर रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स, जैसे कि अपन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपन प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, अपन ज़िंदगी की भागम भाग में लगे हैं, और न अपन पूरी नींद अपनी हो रही है,
पूरे टाइम अपन यूजुअली मोबाइल में भी रील्स कुछ चलती रहती है, वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो प्रॉपर रेस्ट नहीं होना, नींद नहीं आना, प्लस अपन करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हैं, एम्बिशियस आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो स्टेबिलिटी थी लाइफ में वो मुझे लगता है कि अब थोड़ी कम होती जा रही है। लोगों को यूँ लग रहा है कि जल्दी कंपनी स्विच करें या कुछ करें, तो उससे लोग डिप्रेशन में, तनाव में, टेंशन में, ये सब आ रहे हैं। जी जी, तनाव की समस्या भी आजकल देखी जाती है कि छोटे छोटे बच्चों में ही हो रही है और आम समस्या ये होने लगी है। सर अगर हम बात करें खान पान की, तो क्या एक आइडियल खान पान होना चाहिए? सर हेल्दी डाइट जो होती है वो यूजुअली सैलड अपन को ज़्यादा रखना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली कहा जाता है कि रात का जो वो है, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग आ रही है कि रात को अगर आप 7 बजे तक खा लें और अगले दिन सुबह 8, 9, 10 बजे तक खाएं, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया कि 14 to 16 आवर्स अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो वो काफ़ी हेल्दी रहता है। तो यूजुअली हेल्दी डाइट के साथ आपको ऐसा रखना चाहिए कि रात को थोड़ा खाना अवॉइड करें या फिर थोड़ा लाइट मील ले लें नाइट डिनर में। सर आजकल क्या है, चीज़ें बहुत, जो चीज़ों का एक्सेस है वो बहुत ईजी हो गया है। जी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तुरंत रात को कितने भी बजे आपने ऑर्डर किया खाना आ गया। पैक्ड फूड, जंक फूड का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी बच्चे प्रेफर करते हैं कि बाहर का कुछ खाएं, खाना ही है। तो ये किस हद तक नुकसान पहुंचाता है? सर ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है जो अपनी बॉडी को, क्योंकि बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो चुका है। यूजुअली पहले के ज़माने में क्या होता था, आप देखेंगे अपने पापा मम्मी से पूछेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, तो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मॉर्निंग का लंच वो लोग कर लेते थे और इवनिंग में 7, साढ़े 7 बजे तक वो लोग डिनर कर लेते थे। अब यूजुअली जो अपन लंच कर रहे हैं वो 3-4 बजे कर रहे हैं और डिनर 8, 9, 10 बजे तक होता है। तो इससे अपना क्या बॉडी वो चेंज हो चुका है, एक बॉडी का क्लॉक होता है पैटर्न, वो अब चेंज हो गया है, तो उससे अपनी बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्रॉपर मतलब जो जिस टाइम पे जो चीज़ लेनी चाहिए आप उसी टाइम पे उसको खाएं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें, जी जी है ना? कि प्रॉपर अगर आप फुल टाइम आप बिजी रहेंगे तो भी आपके बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक है। जी सर, हेल्थ हमेशा अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर है तो ही आप सब काम करेंगे। आप देखेंगे कि अगर 10-15 दिन के लिए भी आप बीमार पड़ गए या बेड रिडन हो गए तो भी आपका जो वो है, जितना भी काम है वो सब रुक जाएंगे, प्लस सब चीज़ें रुक जाती है। तो बेस्ट चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो घर के अपने कामों में इतना व्यस्त रहती हैं कि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। जी जी तो सही समय पे जांच होना, जी इलाज होना या मेडिकेशन उनका लेना तो किस हद तक ज़रूरी है? सर सही समय पे जांच इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी बीमारी हुई अगर इनिशियल कंडीशंस में ही पकड़ में आ गई तो इसका इलाज संभव है। और सही समय पर जांच तभी हो पाएगी जब आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझें, कुछ भी चीज़ अनदेखा नहीं करें। कभी भी आपको इरेगुलर पीरियड्स हुए या वाइट डिस्चार्ज हुआ या फिर आपको कभी ब्रेस्ट में लंप फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्किन है ब्रेस्ट के लंप की या ब्रेस्ट की वो रिट्रैक्ट हो रही है, ये छोटे छोटे साइंस हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। कभी भी आपको लगता है कि वाइट डिस्चार्ज के साथ फाउल स्मेलिंग हो रही है या बदबू सी आ रही है, ये एक ऐसा साइन है जो कभी मिस नहीं करना चाहिए। सर अभी हमने बात की वाइट डिस्चार्ज की, जिसको हम ल्यूकोरिया भी बोलते हैं और सफ़ेद पानी की शिकायत भी बोलते हैं, तो ये क्या चीज़ है, इसको आप थोड़ा सर यूजुअली पीरियड से पहले जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो नॉर्मली सभी फीमेल्स में होता है और वो कॉमन है, उसमें कोई फाउल स्मेलिंग नहीं होती। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है मिड साइकिल में या फिर पीरियड्स के जस्ट बाद अगर वाइट डिस्चार्ज रहता है, उसमें अगर इचिंग एसोसिएटेड है यानी खुजली रहती है, साथ में कभी कभी ब्लड आ जाता है और फाउल स्मेलिंग है, तो ये साइंस हैं कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मतलब अब आपको और इसको खींचना नहीं, अभी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। जी जी जी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो फर्स्ट टाइम जो महिलाएं माँ बनने जा रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है फर्स्ट टाइम माँ बनना, और ऑब्वियसली सारे घर वाले, सारे परिवार वाले आपकी बहुत हेल्प करते हैं और आपको भी जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जो आपको नहीं ध्यान होती है। तो यूजुअली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहली तिमाही जिसे बोलते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें आप ध्यान रखिए कि 2 किलो से ज़्यादा सामान नहीं उठाना, आगे की तरफ नहीं झुकना, सीढ़ी चढ़ना उतरना थोड़ा कम करिए, जो अपने सिटी है उससे बाहर मत जाइए, मतलब अंदर रहिए। प्लस कुछ जैसे हस्बैंड के साथ अगर फिजिकल होने में भी अगर थोड़ा अवॉइड करें तो पहले 3 मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे साथ सर एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। आपको सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आपका नाम बताएं। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहू। जी डॉक्टर साहब से अपना सवाल करें आप। अच्छा, सबसे पहले आप सभी को उम्मीद की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज का दौर जो है वो डिजिटल वर्ल्ड का दौर है,
यानी डिजिटली एक्टिव है, हमारी समाज की सोसाइटी है, और आप है ना महिलाओं की समस्याओं की बात कर रहे हैं। जी सर। तो डिजिटल वर्ल्ड के एक्टिव होने के पहले आपके ओपीडी में या आपके पर्सनल आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय जो फीमेल्स की पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या है उसका क्या रेशियो था, और डिजिटल वर्ल्ड एक्टिव होने के बाद पीसीओएस और पीसीओडी, या और दूसरे शब्दों में बोले कि फीमेल के हेल्थ डिसऑर्डर्स के जो केसेस हैं उसकी इंटेंसिटी में क्या फर्क आया? जी सर। सर सीधी सीधी बात बताऊं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले के ज़माने में पीसीओडी की महिलाएं आती थी वो वही महिलाएं थी जो अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी ये मानिए, या फिर जॉब्स और काफ़ी भाग दौड़ में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, जंक फूड खाती थी, हॉस्टल्स में रहती थी, इस तरह की थी। अब जो फीमेल्स आ रही हैं ओपीडी में वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और रेशियो उनका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब जो पीसीओडी आ रहा है उसे ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें उनके फिज़िकल के साथ साथ मेंटल स्टेटस को भी चेक करना होता है और उन्हें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है। जैसे ज़्यादातर मैं अपने पीसीओडी वाले पेशेंट्स को बताता रहता हूँ कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मानसिक तनाव दूर करना है। तो वो ये बोलती हैं सर इतने सारे लोग बोल रहे हैं आप ये दवाई लो वो दवाई लो, आप कह रहे हो कि सर मानसिक तनाव दूर कर लो। तो मैं हमेशा उन्हें यही समझाता रहता हूँ कि पीसीओडी ज़्यादा एक लाइफस्टाइल चेंज है सर, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे ही आप अपना वज़न कम करेंगे, आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे, आप अपना मानसिक संतुलन बनाएंगे, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलता हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल चेंज करने से ही क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है। जी सर। सर अभी हम बात कर रहे थे गर्भावस्था की, तो इस दौरान कौन कौन सी जांचें हैं जो करवाई जाती हैं? सर गर्भावस्था में हर ट्राइमेस्टर वाइज हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक सोनोग्राफी होती है यानी कि अल्ट्रासाउंड। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक बड़ा अल्ट्रासाउंड होता है जो 5वें महीने पे होता है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे के हार्ट में कोई छेद तो नहीं है, किडनी में कोई सूजन तो नहीं है, या बच्चे का सिर पूरा बना हुआ है, बच्चे में और कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक ग्रोथ स्कैन होता है, वो देखा जाता है कि बच्चे में कोई ग्रोथ को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस ब्लड के कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि हीमोग्लोबिन हुआ, HIV, HbS, AG, वायरल मार्कर्स हुए, थायराइड की जांच हुई। तो ये कुछ जांचें हैं जो फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कराई जाती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर प्रेगनेंसी में कराई जाती हैं। तो सब सामान्य डिलीवरी और सी सेक्शन को लेकर लोगों में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जी। तो इस संबंध में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सर गलतफहमियां कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर अब लोगों को लगने लग गया है कि डॉक्टर जान करके सिजेरियन सेक्शन कर दे। जी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कोई भी डॉक्टर है ना ऐसा नहीं चाहता कि सिजेरियन सेक्शन किया जाए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी तो उसके बाद ज़्यादा पेशेंट आएंगे। सिजेरियन सेक्शन सिर्फ उसी कंडीशन में किया जाता है कि जब बच्चे की धड़कन गड़बड़ हो रही हो या माँ की कंडीशन कुछ ख़राब हो रही हो, सिर्फ 2 या 3 ही कंडीशन है, या फिर बच्चा उल्टा हो, इन सब चीज़ों में ही सिर्फ सिजेरियन किया जाता है। जी। और डॉक्टर्स आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। अगर डॉक्टर पर कोई 9 महीने ट्रस्ट करता है, जैसे मुझ पर अगर कोई 9 महीने महिला ट्रस्ट करती हैं, मुझसे इलाज करवाती हैं, तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मैं उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराऊँ। जी। कुछ मिथ्स ऐसे भी हैं कि लोगों को लगता है कि पहले जिसका सिजेरियन हुआ है उसके बाद नॉर्मल नहीं हो सकती, तो ऐसा भी नहीं है। इसको कहते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो जिसका पहले सिजेरियन होता है, अगर उसके 3 साल हो गए हों और पहले की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल कई हॉस्पिटल्स ने ऐसा कर दिया है सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की रेट्स जो हैं वो सेम कर दी। अच्छा। तो कई सिटीज़ में ऐसा है, जयपुर में भी अपने कई हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की रेट सेम है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिजेरियन पैसे के लिए किया होगा या क्या होगा। तो ऑब्वियसली डॉक्टर के लिए हमेशा है ना एक जान पहले होती है सर। तो महिला की जान या उसके बच्चे की जान पे जब भी कुछ रिस्क आने लगता है तो वो पहले ही उन्हें समझाने लग जाते हैं, काउंसिल करने लग जाते हैं जी। कि यार एक सिजेरियन एक बेटर विकल्प है। और ऐसा नहीं है कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल लाइफस्टाइल आने में बहुत टाइम लगता है या रेस्ट करना पड़ता है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि महिला 8-8 दिन भर्ती रहती थी। आजकल जो टाँके आते हैं वो इतने अच्छे आते हैं, अंदर जो सूचर्स लगते हैं वो आप ये मान लीजिए कि जब मैं अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करता हूँ तो मैं नॉर्मल डिलीवरी में भी 2 दिन में छुट्टी कर देता हूँ और सिजेरियन में भी 2 दिन में छुट्टी कर देता हूँ। और आफ्टर 3 to 4 वीक्स यानी 3 से 4 हफ्ते बाद वो नॉर्मल सारे रूटीन काम घर के करने लग जाते हैं। जी सर, एक शब्द है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ये क्या है, इस संबंध में आप कुछ बताएं।
सर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक तरह का वायरस है जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही हानिकारक है और सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ है। ये जेनेटल वॉर्ट्स भी करता है, जो नीचे वॉर्ट्स हो जाते हैं जेनेटल पार्ट्स पे, और सर्वाइकल कैंसर का मेन वो है। तो भारत सरकार ने इसके लिए वैक्सीन जो अभी एक कैंपेन चलाने वाली है, 1 करोड़ लड़कियों को 14 साल की उम्र की को जो फर्स्ट डोज है वो फ्री दिया जाएगा। तो अभी तक ये जो वैक्सीन है थोड़ा सा महंगा वैक्सीन है, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के उसमें आ जाएगा तो ये सबको फ्री लगाया जाएगा। जी जी, क्या मतलब सर रोल क्या है इसका वायरस का, एचपीवी का? सर एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, तो ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। जी, तो 14 साल से 9 साल से लेकर 40 साल तक की महिलाओं को और बॉयज़ को भी लगाया जा सकता है। बॉयज़ में ये वॉर्ड से बचाता है, और जो इसका 16 और 18 स्ट्रेन है वो सर्वाइकल कैंसर करता है। तो इनिशियली तो ये जेनेटल वॉर्ड्स करेगा या कुछ करेगा, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है और सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक बहुत डेडली कैंसर है जिसमें काफ़ी डेथ्स हो रही है इंडिया में यंग एज में भी, तो उसके लिए अब ये जो है वैक्सीन ही अवेलेबल है। सर मेरा अगला सवाल है कि मेनोपॉज क्या चीज़ है और इसके मतलब लक्षण या क्या चीज़ है, क्या क्या चेंजेस आते हैं एक फीमेल की बॉडी में जब उनको मेनोपॉज होता है? सर मीनोपॉज 45 साल के बाद जो एजिंग है फीमेल्स की वो है, जिसमें अपन देखा जाए तो जो हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है और भी काफ़ी सारी हार्ट में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, हार्ट डिजीज़ होने लग जाती है, शुगर आ जाती है। तो महिलाओं में क्या, जब हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो इनमें कुछ चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा होना, कुछ ऐसी चीज़ें आने लग जाती है कि जो कि मीनोपॉज कहलाती हैं। तो मीनोपॉज में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं एक पेशेंट को लेके कि उसकी बोन्स तो वीक नहीं हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उनको सिखाते हैं कि आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए, और हर साल उनका एक बार चेकअप करते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। सर कई फीमेल्स को समस्या होती है कि उनके यूट्रस में गांठ हो जाती है, फाइब्रॉइड आई गेस जिसे कहा जाता है, तो क्या हर केस में ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है या ये नॉर्मल मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है? सर ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली ऐसा होता है कि आजकल हमारे पास अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी एक ऐसा टूल आ गया है कि आप अगर 100 महिलाओं को चेक करेंगे तो उसमें से 50 महिलाओं के फाइब्रॉइड रिप्रोडक्टिव एज में निकल सकता है। इनको तभी ऑपरेट कराने की ज़रूरत होती है जब या तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हों, या पीरियड्स हैवी आ रहे हों जिनमें क्लॉट्स पास हो रहे हों, या फिर इतनी बड़ी गांठ हो जाए कि वो पेट में हैवीनेस, पेल्विस में हैवीनेस करने लग जाए, या आपके यूरिन में प्रेशर पड़ने लग जाए, यूरिन बार बार रुक रुक के आए, या फिर लेट्रिन में कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगे, सिम्टम्स आने लगे, तभी फाइब्रॉइड ऑपरेट कराने की ज़रूरत। सर लेप्रोस्कोपी क्या है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? सर लेप्रोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी को आजकल बोला जाता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी मशीनें यहाँ पेट के थ्रू डाली जाती है। 2 या 3 छोटे 1 सेंटीमीटर से भी छोटे 0.5 सेंटीमीटर के स्कार से मशीन डाली जाती है, और जो भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो उसी के थ्रू निकाल दी जाती है। जैसे अभी अपन फाइब्रॉइड्स की बात कर रहे थे, तो आजकल एक लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी प्रोसीजर है, जिसमें आप कितने भी बड़े फाइब्रॉइड्स हों, उनकी मशीन्स आती है, उनको अंदर ही कट करके बाहर निकाल सकते हैं और पेशेंट अगले ही दिन घर चली जाती है। क्या सर ये जो पारंपरिक जो और ऑपरेशंस हैं उससे ज़्यादा सेफ़ है? सर बहुत ज़्यादा सेफ़ है। पहले के ज़माने में क्या होता था, आपका पेट पे चीरा लगाते थे बड़ा, पेशेंट को काफ़ी दिन एडमिट रखना पड़ता था। आजकल ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग में एडमिट करते हैं, शाम को छुट्टी कर देते हैं या नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं। ब्लड लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि मशीन्स कुछ ऐसी हैं जिसमें ब्लड लॉस की बहुत ना के बराबर वो होती है, तो पेशेंट अगले ही दिन घर जा सकता है। रिकवरी बहुत फास्ट है, 7 दिन बाद पेशेंट यूजुअल नॉर्मल रूटीन वर्क करने लग जाता है। सर अगर मैं बात करूं इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है और क्या लेप्रोस्कोपी से इसका इलाज संभव है? जी सर, इनफर्टिलिटी तभी कहते हैं जब साल भर कोशिश करने के बाद किसी दंपति के अगर बच्चा नहीं लग रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो इनफर्टिलिटी कहलाती है। लेप्रोस्कोपी का इसमें बड़ा रोल है कि जब हम लोग देख लेते हैं, कुछ बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब करा लेते हैं, तो लेप्रोस्कोपी में 2 प्रोसीजर होते हैं, एक हिस्ट्रोस्कोपी और एक लेप्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में एक मशीन नीचे से वजाइना के थ्रू यूट्रस में डाली जाती है और देखा जाता है कि अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे ही लेप्रोस्कोपी में ऊपर पेट से एक छोटा सा चीरा करके मशीन डाली जाती है और बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो लेप्रोस्कोपी का एक बहुत बड़ा रोल है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में। सर जो बांझपन, जो इनफर्टिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं में ही होती है या पुरुषों में भी समान वो भी जिम्मेदार होते हैं इसके लिए? सर आजकल तो पुरुष ज़्यादा जिम्मेदार पाए जा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं, फिर भी महिलाओं को पता पड़ जाता है, अगर हमारे माना जाता है कि अगर महिलाओं के पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, कोई वाइट डिस्चार्ज नहीं है, पेशेंट पतली दुबली सी है, तो वो आराम से कंसीव कर जाएगी।
लेकिन मेल्स में यूजुअली पता नहीं पड़ता कि कब उनके शुक्राणु की क्वालिटी कम हो गई है, कब उनके शुक्राणु कम हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मेल्स में बिना टेस्ट के नहीं पता पड़ती। प्लस जो आजकल लाइफस्टाइल है मेल फीमेल्स दोनों में, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो पेशेंट हमारे पास आते थे वो कहते थे कि नहीं अल्कोहल हम नहीं लेते। लेकिन आजकल हम उनसे यूजुअली पूछते ही नहीं है कि आप अल्कोहल नहीं लेते, क्योंकि समाज में अब ऐसा हो गया है कि अल्कोहल तो आप मान लीजिए 80-85% मेल्स लेते ही हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है उनकी और फीमेल की हेल्थ के लिए भी और आने वाले बच्चे के लिए भी। सर अल्कोहल और स्मोकिंग और आजकल जो एक हुक्का कल्चर आया है, हुक्का कल्चर तो ऐसा है कि हमने कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि विद इन 1 to 2 मंथ्स उनके जो शुक्राणु हैं वो ड्रास्टिकली बहुत ही कम हो गए हैं हुक्का लेने के बाद। सर IVF क्या है और क्या हर केस में IVF की नीड होती है? सर IVF तो लास्ट चीज़ है बच्चा लगने के लिए, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। IVF तो हम उन्हें समझाते हैं जो सारे ट्रीटमेंट लेके, जब पेशेंट वो सारे ट्रीटमेंट हम दे चुके होते हैं और कंसीव नहीं करता, तो लास्ट रिजॉर्ट जो है वो IVF। जी, क्या है सर ये? सर IVF में ऐसा होता है कि जो वाइफ है उनके ओवम ले लेते हैं, एग्स ले लेते हैं और हस्बैंड का स्पर्म ले लेते हैं, बाहर उसको टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में उनको ज्वाइन कराया जाता है और फिर उसके बाद उनको यूट्रस में रख दिया जाता है। ये IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सर आजकल यंगस्टर्स में भी इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो क्या लेट मैरिज या करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस ये भी कहीं ना कहीं लिंक करता है? सर जो आज के लिए कहा जाएगा वो तो ये है कि किसी को भी टाइम नहीं है, सब लोग भागम भाग दौड़ भाग में लगे हुए हैं। अभी मेरे ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स हैं ना, जब हम उन्हें वो साइकिल बताते हैं कि ये आपकी फर्टाइल साइकिल है, यूजुअली महीने के 8वें या 9वें दिन से लेकर 14वें दिन तक, हम उन्हें बताते हैं कि आप लोग जब इन दिनों मिलोगे तो आपको बच्चा लगने की संभावना है। तो जो पेशेंट्स इन दिनों मिलते हैं 90% वो लोग कंसीव कर जाते हैं। कुछ ही पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हमें दवाइयाँ देने की ज़रूरत होती है। सर समय का थोड़ा अभाव है, तो अंत में महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जिससे वो और हेल्दी रह सकें? महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप फैमिली को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, अपने परिवार को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, उसी तरह अपने हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी समझें। आप हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने कोई भी फैमिली फिजिशियन उससे संपर्क में रहें। कोई भी छोटी से छोटी चीज़, जब भी आपकी बॉडी आपको साइन दे या आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको कहे कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या मोटापा आ रहा है या कुछ भी पेड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार। आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800 180 6002।